हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। तो यानी कि आप या तो आप अपना जीवन बदल लो, जो आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करो, या फिर जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। COP28 must compel its signatories to take definitive actions. COP28 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये एक मीटिंग होती है जिसका सबसे पहला पेरिस एग्रीमेंट वगैरह के बारे में आपने चर्चा की होगी, सुना होगा, पढ़ा होगा। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है उसके कम करने के लिए ये एक कम्युनिटी काइंड ऑफ, एक ग्रुप काइंड ऑफ बना हुआ है जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसमें ये लोग फैसला लेते हैं कि अब हमारा अगले साल का टारगेट क्या होगा, हम किस तरीके से आगे इसको कम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जिससे कि हमारी धरती जो खत्म होने के कगार पर बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हॉट होते जा रहा है, इतना ज़्यादा जो क्लाइमेट वेरिएशंस आ रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो बोल रहे हैं कि COP28 जो कि अभी होने वाली है उसमें जो भी सिग्नेटरीज यानी कि इसके पार्टिसिपेंट्स, उनको मजबूर करना चाहिए कि अब डेफिनेटिव एक्शंस यानी कि अब कड़े कदम उठाए जाए। ठीक है, the next fortnight will see world leaders, industrialists, activists, and indigenous people converge at the 28th edition of the Conference of the Parties. बोल रहे हैं कि अब अगली फोर्टनाइट यानी कि फोर्टनाइट क्या होता है, 14 दिन का टाइम मून के उससे कैलकुलेट करते हैं ना, 14 दिन मून लेता है लाइट होने में और फिर 14 दिन लेता है डार्क होने में। तो वो 14 दिन का जो टाइम है वो उस अगले 14 दिन में दुनिया जो देखेगी कि दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टिविस्ट और कोई इंडिजिनस यानी कि स्थानीय लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे 28th एडिशन यानी कि 28वीं मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उसमें। This annual affair is an attempt to inch ahead on getting at least 190 countries, all members of the United Nations Climate Framework. एनुअल अफेयर मतलब जो सालाना होता है, हर साल होता है। तो ये जो सालाना एक मीटिंग होती है ये अब एक कदम आगे है, एक कदम दूर है किससे कि 190 कंट्रीज जो है अब वो इसका पार्ट बन जाएंगी। और ये जितनी भी 190 कंट्रीज हैं वो सारे के सारे यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट फ्रेमवर्क है उसके मेंबर्स हैं। टू एक्ट ऑन वीनिंग दैट देयर इकोनॉमीज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिससे किसमें शामिल हो जाएंगी कि ये अपनी इकोनॉमीज यानी अपने अपने देशों को धीरे धीरे पीछे हटाए, किससे, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फॉसिल फ्यूल के ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारे ग्लोब का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ट्रैप होके रह जा रही है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर हमारा राइज कर रहा है धरती का, उस वो है। ठीक है, तो अब अगर हम फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बंद कर देंगे तो चांसेस है कि टेम्परेचर इतना कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। The current goal is to make good on a collective commitment made by countries in Paris in 2015 to strive to hold global temperatures to no higher than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels। बोल रहे हैं कि अभी का जो टारगेट है वो ये है कि जो कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट में किया गया था 2015 में कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे। किससे आगे? प्री इंडस्ट्रियल यानी कि जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी उसका पहले का जो एरा था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस आगे नहीं बढ़ने देंगे बाय द एंड ऑफ सेंचुरी एंड डेफिनेटली बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो सेंचुरी है, 100 सालों का टाइम पीरियड है, ये खत्म होने तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री, अगर बढ़ता भी है तो कोशिश ये करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। Despite countries unanimously agreeing that humanity will collectively bear a huge price if these limits are breached, पूरे हालांकि पूरे देशों ने एक मत में एक साथ इस चीज को एग्री करा है कि अगर ये लिमिट ब्रीच होती है यानी कि टूटती है, हम इस लिमिट से पार जाते हैं तो पूरी इंसानी नस्ल को इसका भार झेलना पड़ेगा, इसका प्रभाव, दुष्परिणाम देखने पड़ेंगे। And nearly all major economies framing grand national plans to show how they are doing their bit
और लगभग लगभग सभी बड़ी इकोनॉमीज जो है उन्होंने बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, अच्छे प्लान्स बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे वो देयर बिट मतलब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. The science says that instead of being cut 8% annually, तो जो साइंस कहता है कि अगर हम 8% सालाना कट करें उससे बजाय emissions have grown 1.2% from 2021 to 22. हमने कोशिश करनी चाहिए थी कि 8% सालाना कम हो, लेकिन emissions जो है वो बढ़े हैं, 1.2% बढ़े हैं 2021-22 के दौरान में. At this rate, the world will warm 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. और अगर इसी स्पीड में 1.2% से आगे बढ़ता रहा तो इस सदी के, इस सेंचुरी के अंत तक जो टेम्परेचर है 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. और अभी ये तब है जो 1.2% है, ये भी हो सकता है किसी साल में ज्यादा बढ़ जाए, जबकि हमें करना क्या था, कम करना था. There have already been 86 instances just this year of global temperatures breaching the dreaded 1.5 degree threshold. हो रहे हैं 86 टाइम इसी साल के अंदर 2023 के दौरान में 86 ऐसे घटनाएं हुई हैं, 86 बारी ऐसा देखा गया है कि जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक थ्रेशोल्ड मार्क रखा है ना कि इससे आगे, इस लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, 86 बार इसी साल में इस लिमिट से आगे गया है. In the nearly 3 decades of COP meetings, the major economies have agreed on 3 broad principles. अब लगभग 3 दशक यानी कि 30 साल हो गए COP meetings होते होते बोल रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन्होंने 3 बड़े ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे अग्री किया है. Countries that rapidly industrialized in the 20th century have disproportionately emitted more carbon. पहला है कि जिन देशों में 20वीं सदी के दौरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हुआ उन्होंने बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट में कार्बन एमिट करा, बहुत ज़्यादा एमिट करा दैन देयर फेयर शेयर. जितना उनकी लिमिट है इस वक्त पे, जो हमने पर देश को एक लिमिट दी गई है ना कि ये देश इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी कार्बन एमिट कर सकता है, तो उस लिमिट से बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्बन एमिट करा है 20वीं सदी के दौरान में जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. गिवन द पॉपुलेशन सस्टेन, अगर उनकी पॉपुलेशन अगर उन्होंने बरकरार भी रखी है, स्टेबल भी करी है, तो भी उन्होंने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एमिट कर रहा है. इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिमाइज्ड ऑन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेस्ड है अभी फॉसिल फ्यूल के ऊपर. ठीक है, किसी भी देश का, अब दुबई है, अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, वो इतनी अमीर क्यों है, क्योंकि वहां पे फॉसिल फ्यूल पाया जाता है. ठीक है, वाइल चीपर पर यूनिट दैन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेल्स डिजास्टर, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से सस्ता होता है, पर यूनिट कैपेसिटी में सस्ता होता है, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर करेगी तो वो स्पेल्स डिजास्टर यानी कि वो डिजास्टर के तुल्य होगी, बराबर होगी. And developing countries and those with minimal industrial infrastructure today must be compensated for adopting costlier but cleaner non-fossil fuel sources for growing their economies. और बोल रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनके वहां पे अभी तक मिनिमल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, उनको जो कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा या जिन उन देशों द्वारा जिनने 20वीं सदी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था. क्योंकि अभी अगर उनको अपने देश में इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उनको ये है कि क्लीन एनर्जी चाहिए. अब क्लीन एनर्जी चाहिए तो जब ज्यादा महंगी होगी, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो फिर उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. ठीक है. There is also a consensus that the countries already weathering climate disasters must be compensated and also paid to bolster their infrastructure. बोला कि इस बात पे भी सहमति हुई है कि जिन देशों में ऑलरेडी इस क्लाइमेट डिजास्टर का प्रभाव देखा जा रहा है, जो ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं, उनको भी कॉम्पनसेट किया जाए, उनको भी हर्जाना दिया जाए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उनको पेमेंट की जाए, मदद की जाए. However, getting all countries to actually act on these principles is onerous given the mutual suspicion. लेकिन अगर हमें सभी देशों को इसके ऊपर काम करने के लिए, सपोज करो कि 5 कंट्रीज थी, है ना, जिनको बोला गया कि भाई आपने 20वीं सदी के दौरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से करा, आपने बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करा, तो आप सब लोग 1-1 लाख रुपए दोगे. ठीक है, लेकिन बोल तो दिया, हमने भी बोल दिया हाँ हम देंगे, लेकिन हो सकता है मेरे देश की इकोनॉमी इस वक्त स्टेबल नहीं हो, मैं 1 लाख नहीं दे पाऊं, राइट. अब यहाँ पे 1 लाख बहुत
अगर इन देशों के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन आप एक पर्सन के तौर पर समझिए कि आपको किसी को बोला जाए कि आपको इसको 1 लाख रुपए का हर्जाना देना है, क्या आप ऐसे हाँ हाँ लो पकड़ो 1 लाख रुपए ऐसे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। आपको उसको अरेंज करने के लिए टाइम लगेगा, आपके पास हो नहीं हो। आपको अपने देश की जो जनता है, पॉपुलेशन है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी तो अपने सपोर्ट में लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझसे ऐसे ऐसे गलती हुई और अब मुझे उनको हर्जाना देना है, तो 1 लाख रुपए अरेंज करना है, राइट? ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरी जेब में पड़ा है 1 लाख रुपया, लो जी पकड़ो और जाओ ऐश करो। ऐसा तो कोई भी देश नहीं कर सकता, ठीक है? अपने देश के लोगों के, क्योंकि जो भी सरकार पैसा देगी वो जनता का टैक्स कलेक्शन का पैसा है और वो जनता की भलाई के लिए लगाने वाला है। तो क्या लोग इतने आसानी से अग्री करेंगे इस चीज के ऊपर, और कैसे सरकारें वो कर पाएंगी? ये भी सस्पिशियस का, यानी कि इसके ऊपर अभी विडंबना बनी हुई है, अभी इसके ऊपर सस्पिशन है। The spirit of deglobalization and the fear of political reprisal that heads of government face within their constituencies। वही चीज कि डीग्लोबलाइजेशन का खतरा एक, कि भाई अभी तो ग्लोबलाइजेशन है, एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर कर सकता है, यहाँ से माल लो वहां से माल लो, इधर पैसा दो उधर पैसा दो, ये चीजें चल रही है। लेकिन डीग्लोबलाइजेशन का फिर दो लोग बोलेंगे ठीक है, अगर हमें दूसरों को पैसे देना पड़ेगा तो आप लो ही मत उनसे सामान, आप मत करो, आप हम अपने देश में प्रोडक्शन करो। तो इसका जो डीग्लोबलाइजेशन का जो खतरा है वो, और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा लगभग लगभग हर देश में जो जनता है वो अपनी सरकारों से खुश नहीं है, राइट? आप किसी भी देश का देख लीजिए, कहीं के भी घटनाक्रम पढ़ लीजिए, यही देखने मिलेगा कि जनता जो है अपनी सरकारों की पॉलिसी से खुश नहीं है। और जो है अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कदम उठाती है पैसे देने का, तो जाहिर सी बात है उनको अपने देश में एक रिप्राइजल देखने मिल सकता है, विद्रोह देखने मिल सकता है, ठीक है? दीज थीम्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट दिस ईयर टू। और ये सारी चीजें जो है ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भी देखी जाएंगी। टू मेजर इश्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक द स्टेज। दो बड़े मुद्दे हैं जो ऐसा माना जा रहा है कि इस साल डिस्कस किए जाएंगे। The conclusion of global stocktake and the operationalization of the loss and damage fund। अब loss and damage fund क्या हुआ? वही जिसकी हमने चर्चा करी कि जिन देशों को अभी तक ये क्लाइमेट डिजास्टर देखने मिल रहे हैं, तो उनको कॉम्पनसेट किया जाए। तो ये हो गया लॉस एंड डैमेज फंड। और ग्लोबल स्टॉकटेज के ऊपर फाइनलाइजेशन करना, कंक्लूजन देना, और लॉस एंड डैमेज फंड को कार्यवाहन करना, उसको मतलब चालू करना। However, there is no clarity on the size of the fund and the individual contribution by the countries। तो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको मैंने बोला किसी को 1 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना है, बट अभी तो इन देशों को कितना फाइन भरना है, कितना उनको कॉम्पनसेट करना है, इसके ऊपर ही क्लैरिटी नहीं है, किस देश का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और जाहिर सी बात है, सपोज करो वही 5 लोग हैं, तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है? ये तीनों ने 20वीं सदी के दौरान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा फायदा उठाया था और बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करा था, ठीक है? मैं एक को बोल रही हूँ तू तो भाई 5 लाख दे दे, बी को बोल रही हूँ तू तो भाई 3 लाख दे दे, सी को बोल रही हूँ तू तो भाई 1 लाख दे दे, तो ए तो जाहिर सी बात है आग बबूला होएगा, वो कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला है कि मेरे को तो तुमने 5 लाख का बोल दिया, किया तो हम तीनों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो फिर तुम मेरे को 5 लाख और उनको 1 लाख और 3 लाख क्यों बोल रहे हो, राइट है? तो ये अभी तो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं, इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा देश कितना फंड देगा, किसको कितना कंट्रीब्यूट करना है, टोटल फंड का साइज कितना होना चाहिए, यानी कि टोटल कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम फंड होना चाहिए, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फिर जब ये डिसाइड होगा कि किस देश को कितना देना है, तब क्या होगा? तब आपको लगता है देश इतने आसानी से मानने वाले हैं? नहीं ना। तो भी हंगामा तो होना ही है। While COPs by nature are self-congratulatory, when all they deliver are agreements with elaborate caveats। बोल रहे हैं कि अभी तो क्या हुआ है कि COP जितने भी हुए हैं वो अपने आप को बस खुश होए जा रहे हैं, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर जा रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, जबकि अभी तक जो भी उनने किया है वो केवल अग्रीमेंट्स हैं, एक्चुअल एक्शन कहीं पे भी देखने नहीं मिल रहा। अभी तक उनने केवल अग्रीमेंट्स करे हैं और एक इलेबोरेट कैवियट्स मतलब चेतावनी, विस्तृत चेतावनी दी है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? वो अगर आप सिगरेट पियोगे तो कैंसर हो सकता है, जाहिर सी बात है, बट कई लोग तर्क देते मैं तो इतने सालों से पी रहा हूं, मुझे तो हुआ नहीं। तो
ये एक पॉसिबिलिटी है, उसमें आपने एक चेतावनी डाल दी है, बट अभी तक उसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं देखने मिला. COP28 must strive to live up to its declared goal of being a conclave that compels its signatories to take definitive action. बोल रहे हैं COP28 को इस तरीके से हमें उम्मीदों पे खरा उतारना होगा कि जो भी यहाँ पे डिक्लेयर्ड गोल्स हैं उनको एक सम्मेलन बना के उसके जो भी सिग्नेटरीज हैं, जो भी उसके फेवर में यहाँ पे जो भी उसके मेंबर्स हैं, उनको एक डेफिनेट एक्शन कि भाई ये तो हमें करना ही करना है, उस तरीके से किया जाए कि भाई मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आपको 5 टन कार्बन कम करना है या 5 टन इस चीज का प्रोडक्शन कम करना है, तो आपने वो 2024 के अंत में मेरे को रिपोर्ट दे दी कि हाँ जी मैंने 5 टन कर दिया कंप्लीट. ठीक है, फिर मैंने ये नहीं कि 24 के अंत में आपने रिपोर्ट दे दी, मैं बीच बीच में आप मेरे को रिपोर्ट करो कि भाई मैंने अभी इसके लिए इतना एक्शन ले लिया है, ये मैंने अपने देश में कर लिया है और अभी मेरा लग रहा है अगले महीने तक ये काम हो जाएगा. डेफिनेटिव एक्शन, स्टेप बाय स्टेप एक्शन, डेफिनेटिव, और हाँ कि ये होगा ही होगा. ठीक है, वैसा काम करना पड़ेगा. COP28 से ये उम्मीदें लगाई जा रही है, तभी वो हमारी उम्मीद पे खरा उतर पाएगा. अदरवाइज हर साल मीटिंग्स करने का कोई पर्पस नहीं है. आप जनता के पैसे पे इतना प्लेन्स वगैरह का खर्चा करके आप वहां पे जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. जनता का पैसा वेस्ट है, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो वो सारा पैसा बर्बाद है. ठीक है, इसका तो मतलब ये हो गया कि आप सरकारी खर्चे पे, जनता के पैसे पे अपने हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं और अपने दोस्तों से गपशप मारने और पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं. ठीक है, जो कि वेस्टफुल है. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग COP28 क्लाइमेट मीटिंग इन दुबई. तो भाई पैसेज में COP28 क्लाइमेट मीटिंग जो होने वाली है दुबई में, उसके लिए जो टोन है वो क्रिटिकल है कि भाई अभी तक की COP मीटिंग से कुछ आया नहीं, ये हर्डल्स है जो हम अचीव नहीं कर पाए. ठीक है, अभी तक सिर्फ अग्रीमेंट और एक वार्निंग की तरह देखा जा रहा है. तो ये तभी उम्मीदों पे पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक तभी होगा जब जो भी डिस्कस किया जाए उसको जो भी सिग्नेटरीज हैं वो अच्छे से पालन करें. ठीक है, तो अभी तक ये क्रिटिकल है. ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट. What is the main theme of the passage about COP28 climate meeting in Dubai? कि मेन थीम क्या है इस पैसेज की? तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो हमने उसका इतिहास नहीं देखा. द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी इन टैकलिंग क्लाइमेट इश्यूज, कि क्या ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए क्लाइमेट इश्यूज को करते हुए, देखते हुए. द चैलेंजेस इन अचीविंग क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट्स, कि अभी तक क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं पैसा कौन से देश ने कितना देना है. अभी तक के जो काम हुए उसमें ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं, सिर्फ बातचीत हुई है. उसके बाद में भी ये क्लैरिटी नहीं है कि अग्रीमेंट होने के बाद में देश मानेंगे या नहीं मानेंगे उस चीज को करने के लिए. ठीक है, तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं. What can be inferred about the effectiveness of current efforts to reduce emissions based on passage? कि जो करंट एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उसकी कितनी प्रभावी हैं, वो कितने प्रभावी हो सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना है. तो अभी तक के तो एक्शन है वो प्रभावी नहीं थे. बोला था कि 8% कम करना चाहिए और 1.2% बढ़ गया था 2021-22 में. ठीक है, याद है ना. So the global efforts have successfully reduced emissions by 8% annually. Incorrect है. Despite national plans, global emissions have increased by 1.2% from 2021 to 22. Option B is correct. According to the passage, what is likely consequence of continuing the current rate of emission? ये passage के अनुसार क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है अगर हम इसी रेट पे चलते रहे. तो बोला कि इस सेंचुरी के एंड तक 100 साल पूरे होने तक 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा टेम्परेचर. ग्लोबल टेम्परेचर्स विल स्टेबलाइज एट करंट लेवल. स्टेबलाइज तो तभी होंगे जब हम अपने एक्शन कम करेंगे. अगर इसी रेट पे हम चलते रहे तो कहाँ स्टेबलाइज होगा. एमिशंस विल नेचुरली डिक्लाइन विदाउट फर्दर इंटरवेंशन. इनकरेक्ट है. Global temperatures are projected to rise by 2.5 to 3 degrees Celsius by the end of the century. Option C is correct. What are 3 broad principles agreed upon by major economies in the COP meeting? तो major economies ने यही बोला कि भाई हाँ ठीक है, 2020 के दौरान में जिन लोगों ने डिस्प्रपोर्शनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे हुआ है उन्होंने ज्यादा कार्बन एमिट करा है, तो वो उसको लिए क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे. ठीक है. दूसरी चीज कि इकोनॉमिक ग्रोथ केवल फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, है ना, और क्लीनर एनर्जी की तरफ हम प्रयास करेंगे. फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. केवल एक ही बात हुई, तो हमने पहले बता दिया कि
3 बड़े प्रिंसिपल्स के ऊपर अग्री करा, तो ये इनकरेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव डिस्प्रोपोर्शनेटली एमिटेड कार्बन, ये बात अग्री करी उनने कि हाँ हम मानते हैं ये चीज हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट रिलाई सोनली ऑन फॉसिल फ्यूल, ये भी उनने एग्री करा। एंड डेवलपिंग कंट्रीज नीड कॉम्पनसेशन फॉर यूजिंग क्लीन एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is a significant challenge in implementing the principles agreed upon in the COP meetings? कि मुख्य चैलेंज क्या है अगर हम COP meetings में जो भी कार्रवाई वहां पे डिस्कस होती है, बातचीत, उसको अग्री करें। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, की वहां पे इतना एडवांसमेंट नहीं हो रहा, तो ये इनकरेक्ट है। द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्लोबली, तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है? नहीं ना, और भी चीजें हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। म्यूचुअल सस्पिशन, deglobalization, political consequences faced by the government leaders, option C is correct. They were made to leave the place by members of the Sikh community. They कौन? प्रोनाउन है, यानी कि P फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन में P है भी नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट, कि उनको जो सिख कम्युनिटी के सदस्य थे उनके द्वारा मजबूर किया गया कि वो वहां से चले जाए। इवन एज गुरुद्वारा ऑफिशियल्स फेलिसिटेटेड संधू, हालांकि जो गुरुद्वारा के जो ऑफिशियल लोग थे, वहां के जो प्रबंधक थे, उन्होंने संधू को आवागमन किया, उनके स्वागत करा, उनकी आवभगत करी, उनको सम्मानित करा। इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस तरनजीत सिंह संधू, अब देखो यहाँ पे संधू नाम लिया, कौन संधू? तरनजीत सिंह संधू, यानी कि क्यू स्टेटमेंट जो है पी स्टेटमेंट से पहले आएगा। was heckled by a group of खालिस्तान supporters at a गुरुद्वारा in New York Sunday। बोल रहे हैं इंडिया के जो एम्बेसडर है यूएस के लिए तरनजीत सिंह संधू, उनको कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स ने, जब वो एक गुरुद्वारा में गए थे न्यूयॉर्क में संडे को, तो उन्होंने वहां पे उनको खालिस्तान सपोर्टर्स द्वारा बैकलैश देखने मिला, उन्होंने उनको तंग करा, वहां से निकालने की कोशिश करी। The incident is all the more condemnable as it took place on the auspicious and pious occasion of Prakash Parv of Guru Nanak। बोल रहे हैं ये जो घटनाक्रम है ये ज्यादा और भी ज्यादा निंदनीय बन जाता है, क्योंकि ये जो काम उन्होंने किया, जो सिख कम्युनिटी के लोगों ने या फिर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने जो उनको गुरुद्वारे से निकाला और उनको धक्का मुक्की करके मतलब बाहर किया, तो ये जो दिन था वो था प्रकाश पर्व का, जो कि गुरु नानक जी के लिए के जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ही धार्मिक और पूजनीय है। ठीक है, उस दिन पे ये काम किया गया। वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, जिससे कि जो एक पूजा करने की जगह है, आपका जो भी अजान पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, तो एक वर्शिप की जगह है ना वो, तो उस जगह के जो नियम होते हैं, उस जगह के जो डिसिप्लिन होता है, उसको भी उन्होंने वायलेट करा। द ट्रबल मेकर्स कन्फ्रंटेड द एनवॉय विद क्वेश्चंस अबाउट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर, और वहां पे जो भी वो तत्व थे, शरारती तत्व थे, उन्होंने उनके साथ में जो भी लोग आए थे, संधू जी के साथ में उनका जो पूरा जत्था, जो भी ग्रुप गया था, उन सबको उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के, जो कि हिंदुस्तान द्वारा डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट है, जिनके लिए कनाडा ने पहले ही आरोप लगाया हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स का हाथ है, जिनका हु वाज मर्डर्ड इन कनाडा इन जून। This episode comes 2 months after the Indian High Commissioner to UK विक्रम दोराई स्वामी बोल रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, इससे पहले 2 महीने पहले एक और घटना हुई थी, जब इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके विक्रम दोराई स्वामी जो है वो स्टॉप्ड बाय खालिस्तानी एलिमेंट्स फ्रॉम एंटरिंग अ गुरुद्वारा इन ग्लासगो। उनको खालिस्तानी सपोर्टर्स ने ग्लासगो में गुरुद्वारे में एंटर करने से मना कर दिया था। They not only tried to attack his car but also forced him to beat a hasty retreat। बोल रहे हैं उन्होंने ना केवल उनकी कार के ऊपर हमला किया, बल्कि उनको जल्दी से वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। ठीक है, हैस्टी, टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट जो है, इसका मीनिंग होता है टू लीव क्विकली टू अवॉइड अ डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट तो आ जाएगा क्यू स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक कोई घटना हुई है जिसमें इंडियन एम्बेसडर टू यूके तरनजीत सिंह संधू, उनको परेशान किया गया और उनको गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाने दिया गया, गुरुद्वारे से निकालने की कोशिश की गई। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया।
सेकेंड स्टेटमेंट हो गया कि ये घटना हुई कब. दिस इंसिडेंट इज मोर कंडेमनेबल एज इट टुक प्लेस ऑन द ऑस्पिशियस एंड पियस ओकेशन ऑफ प्रकाश पर्व ऑफ गुरु नानक. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो गया कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उनके सिख कम्युनिटी के जो कुछ मेंबर्स थे उनने उनको निकालने की कोशिश करी, और जबकि गुरुद्वारा के जो प्रबंधक थे उन्होंने संधू जी का वहां पे सम्मान करा, फिर भी उन लोगों ने उनको निकाल दिया. ठीक है. ऐसा ही फिर एक हादसा पहले भी हुआ 2 महीने पहले, ये उसकी बात कर रहे हैं. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू. क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आर वाले तो एलिमिनेट कर दो. ठीक है. क्यू बी और सी में आ रहा है क्यू आर, यहाँ पे क्यू पी है, क्यू आर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The extensions by 2 days of the 4-day truce between Israel and Hamas prolongs a pause in the 7-week-old Israeli invasion. बोल रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन 2 दिन और का एक्सटेंशन मिला है, 4 दिन का एक ट्रूस आया. ट्रूस मतलब कि रुकाव, ठहराव आया इजराइल और हमास के बीच में, कि जो इतने दिन से बमबारी और गोलाबारी चल रही थी उसके बीच में 4 दिन का एक ब्रेक दिया गया, जो कि 2 दिन से और बढ़ा दिया गया पॉज के लिए, जो कि 7 हफ्ते से चल रहा इजरायली इन्वेजन के बाद में 4 दिन का एक पॉज दिया गया, जिसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया. इट प्रोवाइड्स respite to the Palestinians in the Gaza Strip from sustained Israeli bombardment that has killed thousands of people. तो इससे थोड़ी सी राहत की सांस मिली है पैलेस्टीनियंस को, जो कि गाजा पट्टी में रहते हैं, जिसको जहां पे सस्टेन्ड यानी कि लगातार इजरायली तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं. The halt also offers a window for intense negotiations to secure the release of more hostages. बोल रहे ये जो ठहराव दिया गया है ये एक विंडो है, एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है, जिसके अंदर काफी गंभीर दौर की बातचीत हो सकती है, नेगोशिएशंस हो सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज करवाया जा सके हमास से, एंड इंश्योर द फ्लो ऑफ एडिशनल एड. और जो भी गाजा पट्टी में जख्मी घायल लोग हैं उनको मदद पहुंचाई जा सके, जीवित लोग हैं उनको मदद पहुंचाई जा सके. US President Joe Biden has thanked Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as well as Qatar and Egypt. बोल रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को थैंक यू कहा, उनका धन्यवाद दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कतर और इजिप्ट देश का भी धन्यवाद दिया, which have facilitated indirect talks between the two sides. क्योंकि इन दोनों देशों ने ये जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसके बीच में इनडायरेक्ट तरीके से बातचीत करवाने की कोशिश करी. ठीक है. कतर और इजिप्ट ने इसमें पार्टिसिपेट करा और उनने इन दोनों के बीच में बातचीत करवाई. स्केप्टिसिज्म though remains high over the success of diplomatic efforts for lasting ceasefire. बोल रहे फिर भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये जो डिप्लोमेटिक प्रयास किए जा रहे हैं क्या ये लंबे समय तक एक सीज फायर दे सकते हैं. ठीक है. तो अभी इसके ऊपर थोड़ी डाउटफुल है चीजें. तो पैसेज जिस फॉर्म में लिखा गया है ABCD उसी फॉर्म में चलेगा. ठीक है. ABCD, ए से केवल एक ही है, ABCD. ऑप्शन डी इज करेक्ट. An inquiry is demanded by us. एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है by us, तो us क्या हो जाएगा, we. ठीक है. we पहले चलाएगा पहले, सब्जेक्ट पहले, और क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं. we डिमांड, और क्या डिमांड कर रहे हैं, एन इंक्वायरी. वी डिमांड एन इंक्वायरी. वी मे डिमांड, हम शायद डिमांड करें इंक्वायरी की. वी डिमांड एन इंक्वायरी, हम इंक्वायरी चाहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Do you want to visit a zoo when you go to Ahmedabad? कि जब आप अहमदाबाद जाएंगे तब आप क्या कोई जू विजिट करना चाहेंगे. कोई जू नहीं होगा यहाँ पे. आई थिंक यहाँ पे द जू होगा, कोई पर्टिकुलर जू है उसके बारे में बात की जा रही है कि जब आप अहमदाबाद जाएंगे तब क्या आप उस जू में जाना चाहेंगे. तो अ जू की बजाय द जू होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. I received good concession. concession की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही हमें बताना है. concession की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. while purchasing a mobile phone, received करेक्ट है. यहाँ पे देखो ये करेक्ट है ना स्पेलिंग.
वाइल, वाइल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कंसेशन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. महात्मा गांधी इज वन ऑफ द कंप्लीट लीडर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. कि वो पूरे तौर पे एक लीडर थे जो कि दुनिया ने कभी देखे हो. ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन क्या है. ऑफन एंड ऑफन, ऑफन एंड ऑफन का मतलब होता है बार बार कोई चीज होने वाली. वंस एंड अगेन, वंस एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी होने वाली. आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी कि कंप्लीट लीडर थे. ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट और सीधा. ठीक है, तो यहाँ पे आउट एंड आउट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. The other details will be given by the concerned teacher. अब इसको एक्टिव वॉइस में करना है, तो डिटेल्स दी जाएंगी बाय द कंसर्न टीचर. तो द कंसर्न टीचर, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा. द कंसर्न टीचर अब क्या है, बाकी डिटेल्स देगा. तो विल बी गिवन, तो विल गिव the other details. So the concerned teacher will give the other details. The concerned teacher gave the other details. The concerned teacher will give the other details. Option B is correct. Synonym बताना है underlined word का. Despite having a lot of work to do, he spent the whole day engaging in frivolous activities like playing video games and watching TV. बोल रहे हैं हालांकि उसके पास बहुत सारा काम था करने के लिए, फिर भी उसने सारा दिन जो है वो फ्रिवलस यानी कि मूर्खतापूर्ण एक्टिविटीज करने में बिता दिया, जैसे कि वीडियो गेम खेलना या फिर टीवी देखना. ठीक है, मिस्चिवस, मिस्चिवस मतलब शरारती. डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मतलब कि होता है घृणा करने वाला. सीक्रेटिव मतलब कि कुछ गुप्त चीज करना. और वर्थलेस मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, बेकार, फालतू चीजें. सो ऑप्शन डी वर्थलेस इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है. एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड का मतलब होता है कोई चीज को बढ़ा देना. जैसे एम्पलीफायर्स यूज करते हैं ना, बूफर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आवाज को बढ़ा देते हैं. रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है समस्या से तेजी से वापस खड़े हो जाना. ऑब्सोलीट, कोई चीज जो कि गायब हो चुकी हो, जो अभी इस्तेमाल में नहीं आती. ठीक है, और हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेटिंग मतलब कि आप अपने मन में आपको ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं दिमाग में जो सामने नहीं होती. ठीक है, जब आप सपोज करो तपते रेगिस्तान में आपने 3 दिन बिता लिए बिना पानी के, आप चल रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके साथ खिलवाड़ करने लग पड़ता है, जो चीजें हैं नहीं वो आपको दिखाई देने लग जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रेजिलियंट के स्पेलिंग आर इनकरेक्ट. रेजिलियंट होता है RESILIENT, रेजिलियंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Sometimes she passes sarcastic remarks on everyone. अब underlined word को हमें appropriate synonym बताना है. Sarcastic मतलब मजाक करने वाले, व्यंगपूर्ण, है ना, sarcasm. तो कभी कभी वो मजाकिया remarks, comments करती है लोगों के ऊपर. Hostile, hostile मतलब बहुत ही शत्रुतापूर्ण. Quiet, quiet मतलब चुप रहना पूरी तरीके से. क्वाइट, क्वाइट मतलब कि टू क्वाइट एन एक्सटेंट यानी कि पूरी तरीके से. एक्सेप्शनल असाधारण. कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसा संबंधी. तो आप सरकास्टिक अगर रिमार्क कर रहे हैं तो वो हॉस्टाइल हो सकते हैं, अनफ्रेंडली हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से मजाक करा, अगले बंदे के लिए वो हॉस्टाइल हो सकता है. ठीक है, अनफ्रेंडली हो सकता है. सो ऑप्शन ए हॉस्टाइल इज करेक्ट. As people huddled under tents and tarps, they wondered if the festival would ever be same again. जैसे जैसे लोग अपने आप को भाग रहे थे टेंट्स की तरफ को, उसके अंदर जा रहे के छुप रहे थे, तो फिर वो सोच रहे थे दिमाग में उनके कि क्या ये फेस्टिवल दोबारा ऐसे ही हो पाएगा. However, as the sun began to set, a massive storm of cloud rolled in and lightning streaked across the sky. पर जैसे ही सन धीरे धीरे नीचे जाने लगा, यानी कि शाम होने लगी, बहुत बड़े क्लाउड वहां पे आ गए, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आ गए, और फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगी, लाइटनिंग बिजली कड़कने लगी पूरे आसमान में. The music festival was in a full swing with dozens of bands performing on multiple stages throughout the day. जो म्यूजिक फेस्टिवल था वो अपने पूरे चरम पर था और बहुत सारे बैंड्स वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, मल्टीपल स्टेजेस थे पूरे दिन भर में.
The organizers frantically tried to evacuate the festival goers, but the sudden downpour made it nearly impossible to move through the mud-soaked fields. जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने जल्दीबाजी में कोशिश करी कि सारे फेस्टिवल गोअर्स वहां पे जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उस म्यूजिक फेस्टिवल को देखने के लिए उनको इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन क्योंकि अचानक से इतनी तेज बारिश होने लग गई थी तो उसकी वजह से उस मिट्टी जो कि पूरी पानी से भर चुकी थी उस मिट्टी में मूव करना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था. The crowds were massive, and the energy was electric as fans danced and sang along to their favorite songs. पूरे क्राउड जो पूरा क्राउड था, भीड़ थी, वो बहुत ज्यादा थी और जो एनर्जी थी क्राउड में वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक थी, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए थे, जोश से भरे हुए थे, क्योंकि वो सब जगह डांस कर रहे थे, गाने के साथ साथ में अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहे थे. तो बोल रहे हैं कि ये किसी म्यूजिक फेस्टिवल की घटना है, सी से स्टार्ट हो रही है जहां पे म्यूजिक फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि म्यूजिक फेस्टिवल अपने पूरे स्विंग में था. फिर वहां पे भीड़ थी, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे जो बहुत एनर्जेटिक थे, साथ साथ में गा रहे थे. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वहां पे बड़े बड़े बादल आ गए. ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट. अब बादल आए तो उसने क्या करा, वहां पे ऑर्गेनाइजर्स ने कोशिश करी सबको निकालने की, लेकिन सडनली डाउनफॉल होने लग पड़ा, बारिश होने लग पड़ी, तो मूव करना मुश्किल हो गया. और जैसे जैसे लोग जो है, पीपल जो है वो टेंट के अंदर जा रहे थे, छुप रहे थे, अपने आप कवर कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि क्या वापस से दोबारा स्टार्ट हो पाएगा सेम जैसे पहले था. तो ये उनके दिमाग में चढ़ा था. तो देखो, अब पहले तो अगर आपने पता लगा लिया कि सी फर्स्ट स्टेटमेंट है तो आपका आंसर वहीं करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो सी से स्टार्ट हो रहा है. र्यूडाइट. र्यूडाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ज्यादा स्कॉलरली. बोलते हैं ना, वो तो भाई पंडित है हर चीज का, उसको तो सब चीज का ज्ञान है, गूगल बाबा है, गूगल बाबा. नाइव मतलब अनुभवहीन, नौसिखिया. नॉलेजेबल मतलब ज्ञानवान. इग्नोरेंट मतलब कि अज्ञानी या फिर जिसके पास नॉलेज नहीं है. सिंपल साधारण. तो यहाँ पे इरोडाइट यानी कि इसका सिनोनिम बताना है जो कि है नॉलेजेबल, ज्ञानवादी. Majority of people give importance to transient things. अब ट्रांजिएंट का हमें एंटोनिम बताना है. ट्रांजिएंट मतलब कि जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, अस्थिर होती है, अस्थायी होती है, टेम्पररी. तो यानी कि ज्यादातर लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, परमानेंट चीज के लिए जो हमेशा स्थिर रहे. टेम्पररी, मॉनिटरी, परमानेंट. ऑप्शन सी परमानेंट, जो कि स्थिर हो. द माउंटेन रेंज लुक्ड नॉन इंटिमिडेटिंग फ्रॉम अफार. बोल रहे हैं कि जो माउंटेन रेंज थी वो दूर से देखने पर कैसी लग रही थी, ज्यादा डरावनी नहीं लग रही थी. अगर कोई पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोग होंगे ना तो उनकी शायद बात होगी कि उनको ज्यादा दूर से देखने पर तो ज्यादा डरावनी नहीं लग रही थी. बट एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स वर अनडाउंटेड बाय द चैलेंजेस. लेकिन जो भी कोई एक्सपीरियंस क्लाइंबर होगा, जिसको पता होगा, तो वो अज्ञान नहीं होगा. वो ऐसा नहीं है कि वो उन चैलेंजेस को देख के डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये पहाड़ी बहुत चैलेंजिंग है. तो इसका नॉन इंटिमिडेटिंग का एंटोनिम क्या होगा, पॉइज्ड मतलब संतुलित. फॉर्मिडेबल मतलब कि भयानक या डरावना. ट्रैंक्विल मतलब शांत. ह्यूज मतलब बड़ा. तो ऑप्शन बी फॉर्मिडेबल इज करेक्ट. When Mr. Smith went to a restaurant one day, he left his coat near the door. बोल रहे हैं जब मिस्टर स्मिथ एक दिन रेस्टोरेंट गए तो उनने अपना कोट डोर के साथ में टांग दिया, डोर के पास में रख दिया. अब हमारे इंडिया में आई डोंट नो ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है कि आप इतनी ठंड में जाएं कि ओवरकोट आपको टांगना पड़े जो आपको बैठने को उठने में अनकंफर्टेबल लगे. बट यूजुअली यूएस, कनाडा, ऐसे जो बर्फीले इलाके हैं वहां पे रेस्टोरेंट इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप बाहर से आए हैं ठंड में, आपने कोट पहना हुआ है, आप कोट को उधर टांग दीजिए और फिर उसके बाद में आप अंदर जाइए. अंदर का रूम टेम्परेचर काफी अच्छा होगा तो उसमें आपको इतना भारी कोट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो उन्होंने अपना कोट वहां पे दरवाजे के पास में रख दिया. देयर वॉज डैश इन द पॉकेट्स व्हेन ही लेफ्ट इट. अब या तो कुछ सामान था या कुछ भी नहीं था. जब उन्होंने पॉकेट अपना कोट वहां पे छोड़ा तो उनकी पॉकेट में या तो कुछ सामान था या फिर कुछ भी नहीं था. यहाँ पे हो सकता है कि कोई चीज मेंशन करी हो कि उनके पॉकेट में पर्स था, देयर वाज पर्स इन हिज पॉकेट्स, या फिर हो सकता है देयर वाज नथिंग इन द पॉकेट्स. ठीक है, व्हेन ही लेफ्ट इट. So he was very surprised when he took his coat after the meal and found the dash full of jewelry. तो अब उनका जो कोट में कुछ नहीं था और बाद में उनको क्या मिला, भरा हुआ मिला ज्वेलरी से. तो यानी कि पहले क्या होगा, नथिंग इन हिज पॉकेट्स, और फिर बाद में क्या होगा, जब उनको उनने वापस कोट उठाया तो फाउंड द पॉकेट्स फुल ऑफ ज्वेलरी. ठीक है, वहां पे उनके कोट की पॉकेट जो है उसमें ज्वेलरी भरी हुई थी.
देयर वॉज अ वेटर नियर द डोर, तो डोर के पास में एक वेटर खड़ा था. सो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम, तो उन्होंने उसको कहा, somebody has made a mistake, किसी ने मिस्टेक कर दी है. he has put some dash in my coat, उन्होंने कुछ ज्वेलरी मेरे कोट में रख दी है. टेक इट एंड व्हेन ही कम्स बैक गिव इट टू हिम, तो ये ले लो और जब वो वापस आए तो उनको दे देना. द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, वेटर ने वो लिया और वो चला गया. Suddenly another man came in with a dash just like Mr. Smith's. फिर अचानक से दूसरा एक आदमी आया जिसने मिस्टर स्मिथ जैसा ही कोट पहना होगा शायद, है ना. आई एम सॉरी सेड द मैन, उसने कहा, आई मेड अ मिस्टेक, मेरे से गलती होगी. आई टुक योर कोट एंड यू हैव गॉट माइन, मैंने गलती से आपका कोट ले लिया और आपके पास मेरा कोट है. प्लीज गिव मी माई कोट एंड द ज्वेलरी, उसने बोला कि आप मुझे मेरा कोट और ज्वेलरी वापस दे दो. मिस्टर स्मिथ आंसर्ड, मिस्टर स्मिथ ने कहा, आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर, मैंने वो ज्वेलरी वेटर को दे दी. ही विल गिव इट टू यू, तो वो आपको दे देगा. मिस्टर स्मिथ कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट, फिर मिस्टर स्मिथ ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया. बट द मैनेजर सेड, वी हैव डैश वेटर्स हेयर, तो वी हैव नो वेटर्स हेयर हो सकता है, हेयर हो सकता है कि हमारे यहाँ पे वेटर्स काम नहीं करते. वी हैव ओनली वेट्रेसेस, यहाँ पे केवल महिला वेटर्स काम करती हैं, वेट्रेसेस काम करती हैं. यू गेव द ज्वेलरी टू अ थीफ shouted the other man, तो उसी टाइम पे जैसे उसने ये बात सुनी कि यहाँ पे तो वेटर काम ही नहीं करता, तो दूसरा बंदा जिसकी ज्वेलरी थी उसको दिमाग में आ गया कि तुमने वो जोर से गुस्से से चलाया, तुमने मेरी ज्वेलरी चोर को दे दी. आई शैल सेंड फॉर द पुलिस, मैं पुलिस बुला लूंगा अभी. तो मिस्टर स्मिथ पेड द मैन अ लॉट ऑफ मनी फॉर द ज्वेलरी, तो मिस्टर स्मिथ ने उस आदमी को बहुत सारा पैसा दिया उस ज्वेलरी के लिए. देयर वॉज डैश कॉइन्स, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो हमें पता है क्या होगा, नथिंग कुछ भी नहीं था उनकी पॉकेट में. फिर एंड आफ्टर हिज मील फाउंड द पैकेट, पॉकेट्स, बॉक्स या कोट, तो कोट में पॉकेट होती है ना, पॉकेट फुल ऑफ ज्वेलरी, पॉकेट फुल ऑफ फोर्जेस. ही हैज पुट सम डैश इन माई कोट, ही हैज पुट सम, क्या उन्होंने डाला था, ही हैज पुट सम ज्वेलरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Suddenly another man came in with a dash just like Mr. Smith's, with a coat just like Mr. Smith. Mr. Smith called the manager of the restaurant, but manager said, we have dash waiters here. We have some waiters here, no waiters here, many waiters here या few waiters here. तो हमें पता है उनके में waitresses काम करती थी, waiters नहीं थे. So no waiters here. So ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.